जागते रहो, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में आप सबसे पहले बात करेंगे कैसे खतरे की जो लगातार पैर पसारता जा रहा है और हम लगातार उस खतरे से आपको आगाह कर रहे हैं। और ये नया खतरा है कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का। दुनिया के 90 देशों में ये ओमाइक्रॉन अपने पैर पसार चुका है। भारत में भी 100 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी तक इस कोरोना के वेरिएंट पर वैक्सीन का भी कोई असर नहीं है। ओमाइक्रॉन खतरनाक हो रहा है लगातार। भारत में आंकड़ा 100 के पार। ये खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना का ओमाइक्रॉन वेरिएंट हर बीते दिन के साथ नए लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसके मरीजों की संख्या भारत समेत पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। भारत में आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। महाराष्ट्र में आज 8 और नए मामले सामने आए, जिसमें आंकड़ा 109 तक पहुंच गया। 11 राज्यों में इसने दस्तक दे दी है। ओमाइक्रॉन का खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये डेल्टा से बहुत तेजी से फैलता है। ये उन लोगों को भी हो सकता है जिन्हें वैक्सीन लगी है। ओमिक्रॉन सर्ज ला सकता है क्योंकि डेटा के हिसाब से ये 2 से 4 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, जिसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं। और जैसा कि इंडिया में काफी कम लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो अगर वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं तो ये अलार्मिंग हो सकता है। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि इसके लक्षण डेल्टा से थोड़े हल्के हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो फिर इलाज में दिक्कत होगी, जिससे बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। वेरिएंट से होने वाला इन्फेक्शन माइल्डर है, पर इवन माइल्डर डिजीज से भी हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने के चांसेस हैं, और जिससे अन्य बीमारियों से सफर करने वाले पेशेंट्स के लिए बेड्स की नॉन अवेलेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। 90 से ज्यादा देश पहुंचा ओमाइक्रॉन। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमाइक्रॉन की पहचान हुई थी। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये दुनिया में 90 से ज्यादा देशों तक पहुंच गया है। WHO के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में तो ओमाइक्रॉन डेल्टा के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से पांव पसार रहा है। ये डेल्टा के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। ये माना जा रहा है कि ओमाइक्रॉन के चलते जनवरी में तीसरी लहर भी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि लड़कियों को लेकर हमारे कुछ सांसदों की सोच क्या है, क्योंकि लड़कियों की उम्र 18 साल से 21 साल कर दी गई है। शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। इसी को लेकर लड़कियों को लेकर क्या सोच है हमारे सांसदों की, शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन जैसे सांसदों की, आइए आपको दिखाते हैं। जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, इसमें ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। लेकिन मैच्योरिटी जो है 16-17 साल से होती है, तो जब उस एज में आया है तो शादी हो जानी चाहिए। ये महिलाओं और लड़कियों को लेकर इनकी मानसिकता है। इन्हें लगता है कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है। शादी की उम्र बढ़ेगी तो हालात बिगड़ जाएंगे, लड़कियां आवारा हो सकती हैं। उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसमें ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। ये सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बोल हैं। इनकी उम्र देखिए और लड़कियों को लेकर मानसिकता देखिए। बहरहाल एक बहुत कीमती चीज़ है, और लड़की से इज्जत जुड़ी होती है माँ बाप की, घर वालों की, तो घर वाले ये चाहते हैं कि भाई बाइज्जत तरीके से जल्दी शादी हो जाए। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है, तो इसके विरोध में ऐसे बयान आ रहे हैं कि शर्म से आंखें झुक जाएं। सपा के एक और सांसद एसटी हसन दलील दे रहे हैं कि 16 साल की उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए लड़की की, वरना दूसरी समस्याएं हो जाएंगी। और अगर लेट उसमें शादी होती है और फर्टाइल एज निकल जाती है तो औलाद नहीं होती तो बहुत सी सोशल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन मैच्योरिटी जो है 16-17 साल से होती है, तो जब उस एज में आया है तो शादी हो जानी चाहिए। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अपने ही सांसदों की बात का समर्थन करने से इनकार कर दिया। साफ कहा कि वो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले का समर्थन करते हैं।
समाजवादी पार्टी हमेशा प्रोग्रेसिव सोच की है। अगर बेटियां, बहनें और महिलाएं और देश के तमाम सामाजिक संगठन ये चाहते हैं 21 साल हो उम्र उनकी शादी की, तो समाजवादी पार्टी उस पक्ष में है कि हाँ 21 वर्ष की उनकी शादी की उम्र हो। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु भी ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का फैसला सही है, इससे लड़कियों की बेहतरी होगी। अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि उसकी बच्ची 21 साल में अगर उसकी शादी हो, तो मैं समझता हूं कि हमें उसके अपोज नहीं करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। हर चीज के अंदर राजनीति हो, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि लड़कियों और महिलाओं को लेकर ये सोच कैसी है, और ऐसी सोच वाले लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कर्नाटक में कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया है। वो बयान दे रहे थे और सदन में हंसी गूंज रही थी। विवाद बढ़ा तो उन्होंने माफी भी मांग ली। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देर शाम ट्वीट भी कर दिया। लेकिन क्या इतना भर काफी है? कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक के रमेश कुमार ने जो कहा, उसने मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी। उनका बयान ये सोचने को मजबूर कर दिया गया कि क्या सदन में बैठने वाले माननीयों की मानसिकता इतनी गंदी है। कोई जनप्रतिनिधि महिलाओं को लेकर इतनी घिनौनी बात कैसे कह सकता है? There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. हैरानी की बात यह है कि रमेश कुमार बेशर्म बयानबाजी कर रहे थे और सदन में ठहाके गूंज रहे थे। ये मामला सामने आया तो चारों ओर से निंदा होने लगी। महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की सकती हूँ। अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है। मिलने के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, तुरंत इसको अरेस्ट किया जाए, इसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए। इस आदमी की सोच बिल्कुल एक बलात्कारी की सोच की जैसे है और इसे कोई हक नहीं बनता कि वो देश में विधानसभा में जाके बैठे। जब निंदा हुई तो रमेश अपनी सफाई देने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं दिखा। ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ನಾನು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ। देर शाम कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का निंदा करने वाला ट्वीट भी आ गया। प्रियंका ने लिखा है कि श्री के.आर. रमेश कुमार ने जो टिप्पणी की है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। ये समझ से परे है कि कोई ऐसे शब्दों को प्रयोग कैसे कर सकता है। बलात्कार एक जघन्य अपराध है। लेकिन क्या सिर्फ निंदा ही काफी है? प्रियंका ने नारा दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ट्वीट तो कर दिया है, लेकिन क्या अपने नेता को ऐसी बेशर्म टिप्पणी की कड़ी सजा देगी कांग्रेस पार्टी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अमेरिका और चीन की, जिसमें एक नई बात पर टकराव शुरू हो गया है। अमेरिकी सदन ने कानून पारित करके चीन के शिनजियांग प्रांत से आयात पर रोक लगाने को अंतिम मंजूरी दे दी है, जिसके बाद चीन पूरी तरीके से भड़क गया है। विश्व की दो बड़ी शक्तियों में तनातनी बढ़ती जा रही है। कई मुद्दों पर अमेरिका और चीन आमने सामने आते जा रहे हैं। अब अमेरिकी सदन में पारित हुए कानून से चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अमेरिकी सदन में जो कानून पारित हुआ है वो चीन पर प्रतिबंध लगाने वाला है। आपको बताते हैं कि मामला क्या है। अमेरिकी सदन में नया कानून पारित हुआ है। कानून के तहत चीन के शिनजियांग प्रांत से आयात पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका का आरोप है कि चीन बड़े पैमाने पर पश्चिमी क्षेत्र में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रहा है। अमेरिकी कानून चीन के शिनजियांग प्रांत से आयात पर तब तक रोक लगाता है जब तक कि व्यापारी ये साबित नहीं करता कि वस्तु का उत्पादन जबरन मजदूरी के जरिए नहीं कराया गया है। अमेरिका के इस कदम से चीन बुरी तरह भड़क गया है।
चीन ने कहा है कि वो अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा करता है। चीन ने कहा है कि उसे बदनाम करने की अमेरिकी साजिश है और वो अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। शिनजियांग प्रांत में बड़ी संख्या में उइगर मुस्लिम रहते हैं। चीन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो उइगर मुस्लिमों समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा है। हालांकि चीन इससे इनकार करता रहता है। चीन और अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर भी आमने सामने हैं। अमेरिका ने हाल ही में कुछ चीनी कंपनियों पर भी अमेरिकी जमीन पर कारोबार करने पर पाबंदी लगाई थी और अब ये नया प्रतिबंध लगाने वाला कानून, इससे चीन भड़का हुआ है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों में तकरार और विकराल रूप ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर कोरिया की, जहां पर एक नया कानून कुछ दिनों के लिए लागू किया गया है। इस कानून के मुताबिक 11 दिनों तक ना ही कोई हंस सकता है और ना ही कोई खुशी मना सकता है। ऐसा क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर कोरिया अपने अजीबोगरीब नियमों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ का तानाशाह किम जोंग उन जो सोच ले पूरे देश को वही करना पड़ता है। कैसे कपड़े पहनना है, क्या खाना है, कैसे चलना है, सारे फरमान किम जोंग के इशारे पर लागू हो जाते हैं। अब एक ऐसा नया फरमान लागू हुआ है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। ऐसा फरमान जिसके बारे में कभी नहीं सुना। उत्तर कोरिया में हंसने पर प्रतिबंध। उत्तर कोरिया में खुश होने पर पाबंदी। 11 दिन तक पाबंदी लगी। ये किम जोंग उन का नया फरमान है। खबरों के मुताबिक पूरे 11 दिन तक कोई ना हंसेगा ना खुशी मनाएगा और तो और किसी के घर मृत्यु हो जाती है तो जोर जोर से रोएगा भी नहीं। इसके अलावा उसके शव को तभी अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सकता है जब शोक के 11 दिन पूरे हो जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि शराब पीने और शॉपिंग पर भी 11 दिन के लिए पाबंदी लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि किम ने शुक्रवार से लेकर अगले 11 दिनों तक देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। इसके चलते तमाम गतिविधियों को इन 11 दिनों के लिए रोक दिया गया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये फरमान क्यों जारी किया गया है। उत्तर कोरिया अपने पूर्व नेता किम जोंग इल की 10वीं बरसी मना रहा है। ऐसे में किम जोंग उन ने अपने पिता की याद में ये फरमान सुनाया है। पूरे 11 दिनों शोक मनाया जाएगा। नियम तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। बताया जा रहा है कि आम लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए भी घर से बाहर नहीं जा सकते। बताया जाता है कि पहले भी किम जोंग इल की पुण्यतिथि पर जो लोग शराब पीते या नशे की हालत में मिलते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये भी कहा जाता है कि कई लोगों की तो गिरफ्तारी के बाद कुछ पता भी नहीं चला। ये उत्तर कोरिया में ही हो सकता है जहां लोगों का हाल बेहाल है और वहां के तानाशाह को हथियार जमा करने से फुर्सत नहीं। पिता की पुण्यतिथि है तो ऐसा फरमान जारी कर दिया कि लोग और परेशान हो गए हैं। 11 दिन सबको शोक मनाना है। कोई गलती से भी हंसता हुआ दिख गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जुड़ गया है। आपको बता दें कि भूटान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करेगा। भूटान का सबसे बड़ा सम्मान पीएम मोदी के नाम। पीएम मोदी को अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। अब इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। भूटान ने पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित होंगे। पीएमओ भूटान ने पीएम मोदी की भूटान यात्रा की एक तस्वीर भी शेयर की है। साथ ही भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है, भूटान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से
पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने के फैसले से हम काफी खुश हैं। कोरोना महामारी के दौरान और पिछले सालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान को जो सहयोग और समर्थन किया वो बेजोड़ है। आप इस सम्मान के हकदार हैं। पीएम मोदी को पहले भी कई देश सम्मानित कर चुके हैं। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और मालदीव अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।